Consider the following statements. The Chief of Defense Staff. First statement: the Chief of Defense Staff is the Supreme Commander of the Armed Forces. Second statement: the Chief heads the Department of Military Affairs. Third statement: the CDS is vested with the authority to provide directives to the three chiefs. सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में आप पहले तो तीन स्टेटमेंट पढ़िए कि जो सीडीएस होते हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं जो हमारी आर्म फोर्स है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है चीफ हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सो जो डीएमए है मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, उसके सीडीएस चीफ होते हैं मतलब मुख्य होते हैं। सीडीएस इज वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू प्रोवाइड डायरेक्टिव्स टू द थ्री चीफ्स। सो सीडीएस के पास अधिकार होता है प्रोवाइड करने का, कुछ निर्देश देने के लिए तीनों जो चीफ होते हैं उनको। सो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 1 and 3 एंड डी 1, 2 and 3। सो इसमें जो आंसर है वो आपका आंसर है बी 2 and 3। मीनिंग सीडीएस इज ए सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर। ये एक सिंगल पॉइंट एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के। एंड जो सीडीएस की पोस्ट थी इसको कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा 1999 में रिकमेंड किया गया था, सजेस्ट किया गया था। सेकेंड थिंग, ये क्या करती है सीडीएस, जो ओवरसी करती है और कोऑर्डिनेट करती है जो तीनों सर्विस हमारे यहाँ होती हैं, आर्मी की, मिलिट्री, एयरफोर्स की। इसके तीनों सर्विसों को ओवरसी मतलब देखती है, निरीक्षण करती है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बैठाने का काम करती है। जो एज लिमिट होती है सीडीएस की वो 65 ईयर तय की गई है। 65 ईयर एज लिमिट है सीडीएस की। और अगर बात करें तो ये मिलिट्री एडवाइजर है डिफेंस मिनिस्टर का। डिफेंस मिनिस्टर के लिए सीडीएस मिलिट्री एडवाइजर का काम करता है, एडवाइजर का काम करता है। उसके बाद अगर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये तीनों जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर है, तो ऐसा नहीं है, ये तो अपना प्रेसिडेंट होता है। तो याद रखिएगा जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है तीनों का, तीनों ही हमारे आर्म फोर्सेस को। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाई ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाई एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कह रहा है कि जो बहुमत के मतलब कई सारे जो हमारे कह रहा है कि जो ज़्यादातर हमारे यहाँ के प्रावधान हैं, जो ज़्यादातर प्रावधान हैं हमारे संविधान में, उनको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की और कम से कम रेटिफिकेशन बाय हाफ, एटलीस्ट कम से कम आधे जो राज्य हैं उनकी रेटिफिकेशन की जरूरत होती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कुछ प्रावधान हैं संविधान के उनके अमेंडमेंट के लिए, अमेंडमेंट मतलब फिर से उसमें कुछ जोड़ा जाए घटाया जाए, अमेंडमेंट करने के लिए बाय ए सिंपल मेजॉरिटी इट इज़ नॉट डीम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 68। कह रहा है कि कुछ ऐसे प्रावधान है अगर हम उनको अमेंड करें सिंपल मेजॉरिटी से तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे आर्टिकल 368 की तरह। सो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें अपना केवल और केवल बी स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहला सही नहीं है, दूसरा सही है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे यहाँ प्रावधान हैं जो कि हम सिंपल मेजॉरिटी से अगर हम उसको अमेंड करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाते। जबकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ का प्रावधान है वो स्पेशल मेजॉरिटी और स्टेट का हाफ रेटिफिकेशन चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है कि बहुत सारे जो प्रावधान हैं हमारे, ज़्यादातर प्रावधान जो हैं हमारे संविधान के, उनको अमेंड करने के लिए हमारे यहाँ जो प्रावधान है वो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज
was or were included by 42nd Amendment Act of 1976. सो कौन से ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो यहाँ पे मैं कुछ बात आपको बता दूँ कि जो डीपीएसपी है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये कुछ बातें थी डीपीएसपी के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन से प्रावधान थे जिनको कि 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। एक टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, मतलब इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना, एंड टू प्रोवाइड मतलब फ्री लीगल एड, मतलब फ्री लीगल एड देना गरीबों को। तो क्या ये पहला था कि नहीं था? उसके बाद दूसरा, टू मेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो क्या ये था? तीसरा, द प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स प्लेसेस। तो जो मोनूमेंट्स हैं हमारे यहाँ के, जो प्लेसेस हैं एंड जो हमारे यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के हैं चीज़ें हैं, क्या उनको वो वाला आर्टिकल क्या जोड़ा गया था संविधान संशोधन द्वारा कि नहीं जोड़ा गया? तो इसका आंसर हमारा होगा, इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। डी शुड बी द आंसर। डी शुड बी द आंसर। डी मतलब 1 and 2, 1 and 2, 3 इज नॉट करेक्ट। 3 इज नॉट करेक्ट क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा केवल 4 ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़े गए थे। अब वो कौन कौन से मैं आपको बता दूं। पहला, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। दूसरा इक्वल जस्टिस, टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये। तीसरा वाला, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब आर्टिकल 43A ये भी जोड़ा गया था, 43A वाला भी जोड़ा गया था। और चौथा, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट को बचाना और उसको सुधार करना, जो कि संविधान के 48A में दिया गया। तो ये 4 चीज़ें जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में। हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिक स्ट्रक्चर हम जानते हैं, जो केशवानंद भारती केस था, केशवानंद भारती केस, उसमें ये आया था, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था और उसको 13 जजों की बेंच जो थी ये केस सुनी थी। तो क्या क्या है, कह रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं। तो पहला है हार्मोनी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, दूसरा है फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तीसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सो इसमें जो आंसर होना चाहिए, देखिए यहाँ पे एक आपका ऑप्शन होना चाहिए, मैं यहाँ पे ऑप्शन बता दूँ, डी वाला ऑप्शन नहीं है तो आप मानिए 2 and 3, ये डी वाला ऑप्शन ले लीजिएगा, 2 and 3। तो इसमें कौन कौन सा सही है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 2 and 3 इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि 2 and 3 ही ऐसे डायरेक्टिव बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसे प्रावधान जिसको बदल पाना संभव नहीं है, बदले नहीं जा सकते हैं, ऐसा बताया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय सुप्रीम कोर्ट ने बताया ऐसा। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे रूल ऑफ लॉ, जैसे जुडिशियल रिव्यू, जैसे वेलफेयर स्टेट, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर डी 2 and 3 होना चाहिए। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्कीम। एक स्कीम है, द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सोशल मेजर दैट गारंटीज राइट टू वर्क एंड द लोकल गवर्नमेंट विल हैव टू लीगली प्रोवाइड एट लीस्ट 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। सो ये बात कर रहा है, आई थिंक ये जो स्कीम बात कर रहा है ये MG नरेगा की बात कर रहा है, MG नरेगा की बात कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है, A and B, C शुड बी द आंसर, C शुड बी द आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड